हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं अनुपम शर्मा और आज हम कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं, या संविधान इसको हिंदी में बोलते हैं। संविधान के बारे में बात करते हैं कि संविधान आखिर है क्या। तो संविधान एक लिखित डॉक्यूमेंट है, यानी इसके अंदर सारे नियम और कानून लिखे हुए हैं जिसके आधार पर देश का शासन चलेगा। तो इसमें सरकार के पावर्स और अधिकार और ड्यूटीज, और इसके साथ साथ सिटीजन्स के, यानी जो हमारे देश के लोग हैं उनके क्या अधिकार हैं और क्या कर्तव्य है, इनके बारे में भी जानकारी दी गई है। तो ये हमारा लिखित है, इसके अंदर इसके अनुसार ही हमारे देश का शासन चलेगा। अब उसके बाद हम ये जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शंस क्या हैं। तो इसको एक उदाहरण से देखते हैं। एक स्कूल में कोई फंक्शन होना है, एनुअल फंक्शन है, और उसके लिए 15 बच्चों को फंड्स दिए गए हैं और साथ में उनसे कहा गया है कि वो अच्छी तरह से इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज करें। तो 15 बच्चों में से 5 बच्चे कह रहे हैं कि डीजे मंगाया जाए, खूब संगीत हो, डांस हो, हुल्लड़ हो, मजा आएगा। दूसरा ग्रुप कहता है इसमें फंड्स बहुत ज्यादा लग जाएंगे, तो हम एक आध किसी म्यूजिशियन को बुला लेंगे, किसी तबले वाले को और एक कोई ड्रम बजाने वाले को, तो इससे काम हो जाएगा। तीसरा इसी में से एक ग्रुप कहता है कि नहीं, हमारे स्कूल में बहुत अच्छे बच्चे हैं जो अच्छा ड्रम बजाते हैं, गिटार बजाते हैं, तबला और हारमोनियम भी अच्छा बजा लेते हैं, उनको इन्वॉल्व कर लेंगे तो फंड्स बच जाएंगे, ज्यादा उन्हें गिफ्ट दे दी जाएगी। तो तीनों ग्रुप एग्री हो जाते हैं और इस तरह से फंक्शन ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। अब ये तो छोटा सा ग्रुप है, और अगर इतना बड़ा देश जहाँ करोड़ों लोग रहते हैं, वहां पर कैसे डिसाइड होगा। अलग अलग धर्मों के लोग हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, स्त्री है, पुरुष है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई शिक्षित है, कोई बेरोजगार है। अलग अलग तरह के लोग हैं, उनकी अलग अलग भावनाएं हैं, इच्छाएं हैं, जरूरतें हैं। कोई कह रहा है कि बच्चों की शिक्षा अनिवार्य हो, दूसरे कह रहे हैं पेरेंट्स को डिसाइड करना चाहिए। इसी तरह से प्रॉपर्टी के अधिकार पर भी सबके अलग अलग विचार हैं। कोई कह रहा है कि सब जगह जहाँ भी इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो हेल्थ केयर के हैं, चाहे वो एजुकेशन के हैं, या कोई भी संगठन है, सब में ड्रेस कोड होना चाहिए। कोई एग्री कर रहा है, कोई डिसएग्री कर रहा है। तो इस तरह से जब ऐसा माहौल हो, तब किस तरह से सबको इन्वॉल्व किया जाए। तो ऐसा करने के लिए कुछ बेसिक रूल्स इवॉल्व किए जाएं जिससे सब एग्री हो जाए। तो ऐसे नियम बनाए जाएं जिससे सब एग्री हो जाए, और प्रोमलगेटेड मतलब सबको मालूम होना चाहिए, और मिनिमम कोऑर्डिनेशन हो, और साथ में एनफोर्सेबल हो। इसका मतलब यह है कि जो भी नियम कानून अब बनाए जाएंगे उनको एनफोर्स किया जाएगा, यानी कि उनको अगर कोई इन कानूनों को तोड़ने की कोशिश करेगा तो दंड का भागी होगा। यानी सब लोगों को इन नियमों को मानना होगा। तो कानून का पहला फंक्शन ये है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड सेट ऑफ बेसिक रूल्स। तो सेट ऑफ बेसिक रूल्स देता है जो कि लोगों में मिनिमम कोऑर्डिनेशन हो और सब उन कानूनों को माने। एक बार जब बेसिक रूल बन जाते हैं, उसके बाद ये देखना होता है कि इन कानूनों को लागू कौन करेगा, सरकार कौन बनाएगा। तो अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार की व्यवस्था होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मिलिट्री रूल है तो मिलिट्री बनाएगी। अगर वन पार्टी सिस्टम है तो वही पार्टी बनाएगी, जैसे पहले सोवियत यूनियन में होता था। अगर मोनार्की है यानी कि राजवंश है तो राजा बनाएंगे।
और डेमोक्रेसी में दो तरह की डेमोक्रेसी है। लोकतंत्र दो तरह का, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट जो डेमोक्रेसी होती है उसमें सभी लोग कानून बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसा एंशियंट ग्रीस में हुआ करता था, लेकिन अब पॉसिबल नहीं है। देशों में इतनी इतनी जनसंख्या है, करोड़ों की जनसंख्या है, तो सभी लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो इसलिए लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। अभी इलेक्शन हुए थे, आपने देखा कि लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, और जो चुने जाते हैं वो जनता के बिहाव पे शासन करते हैं, सरकार बनाते हैं। और इसको जो सरकार बनाते हैं लोकतंत्र में, उसको पार्लियामेंट कहा जाता है। और पार्लियामेंट जो है वो डिसाइड करती है कि क्या लॉ बनाने हैं, क्या पॉलिसीज को अडॉप्ट करना है। अब सरकार भी बना ली गई है, तो हो सकता है कि जिन एग्रीड बेसिक रूल्स पर सरकार बनाई गई थी, कानून बनाते समय उन्होंने उन सभी नियमों को लागू नहीं किया। हो सकता है कि वो कुछ अनुचित कानून बना दे, कुछ धर्मों को विशेष प्रोत्साहन दे दे, कुछ लोगों को ऐसा लगे कि उनके जैसे माइनॉरिटीज हैं उनके इंटरेस्ट को लुक आफ्टर नहीं किया जा रहा है ना। हो सकता है कि वो निरंकुश हो जाए या अपने जो पावर है उसका दुरुपयोग करे। तो इस सब से बचने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, यानी मौलिक अधिकार दिए गए हैं। मौलिक अधिकार क्या है कि वो अधिकार हैं जो नागरिकों को दिए गए हैं और जिनको सरकार भी छीन नहीं सकती। अगर सरकार छीनने की कोशिश करेगी तो सिटीजन्स को ये अधिकार है कि वो न्यायालय में जाएं, और न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है वो सरकार के विरुद्ध भी फैसला दे सकती है। इस तरह से जो नागरिकों के फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार है उनकी सुरक्षा की जाती है। और ये मौलिक अधिकार लगभग सभी देशों में उनके नागरिकों को दिए गए हैं, जिनको बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है। तो फंडामेंटल राइट्स क्या करते हैं? गवर्नमेंट की पावर को लिमिट करते हैं, सीमित करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन सेट्स बाउंड्रीज ऑन गवर्नमेंट अथॉरिटी, प्रोटेक्टिंग सिटीजन्स फ्रॉम अब्यूज ऑफ पावर। पावर का दुरुपयोग ना किया जाए या ना हो सके। प्रोटेक्टिंग राइट्स, और जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन उनको प्रोटेक्ट करता है, ताकि जो व्यक्ति है उसकी स्वतंत्रता और समानता को बचाया जा सके। प्रमोटिंग रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिशेस दैट लॉ अप्लाई इक्वली टू ऑल इंडिविजुअल्स, यानी सब पर लॉ जो है एक साथ लगाया जाए ताकि सबके साथ न्याय हो। संविधान का चौथा काम है लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और सामाजिक न्याय दिलवाना। और इसके लिए कैसे करेंगे? एस्टैब्लिशिंग रूल ऑफ लॉ, ऐसे कानून बनाए और उसको लागू करे कि जो व्यक्तिगत अधिकार मिले हुए हैं नागरिकों को उनको प्रोटेक्ट करे और सोशल जस्टिस को प्रमोट करे। दूसरा है प्रमोटिंग इक्वालिटी, तो कोई भी भेदभाव की नीति ना हो, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर किसी भी तरह का भेदभाव ना हो। जैसे साउथ अफ्रीका में होता था रंग भेद की नीति, उसको वहां पर समाप्त किया गया। ऐसे भारत में भी किसी भी आधार पर नागरिकों से भेदभाव ना किया जाए। और जो ग्रुप्स हैं या जो ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं उनके लिए कुछ कार्य किया जाए, कुछ पॉजिटिव काम किए जाएं। प्रोवाइडिंग एक्सेस टू बेसिक नीड्स, तो सभी लोगों को, आपको पता है कि बेसिक नीड्स होती हैं रोटी कपड़ा और मकान। तो हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो, हाउसिंग हो, हर चीज के लिए सरकार जो है सभी लोगों को इस तरह की बेसिक नीड्स प्रोवाइड करे। और जो आर्थिक है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, जॉब क्रिएशन हो,
छोटे बिजनेस को सपोर्ट किया जाए, जैसे आजकल स्टार्टअप्स वगैरह हैं, या इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर इन्वेस्ट किया जाए, जैसे रोड्स बनाने हैं, डैम्स बनाने हैं, जिससे कि बिजनेस बढ़े। और अगर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, चाहे सोशल हो चाहे इकोनॉमिक हो, तो कोई भी इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो सबके लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हैं, उनको बढ़ाया जाए और जॉब्स क्रिएशन हो, और ताकि लोगों को काम मिले और आर्थिक रूप से वो समर्थ हों। फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ पीपल, ये क्या है? इसके तीन भाग हैं। एक है पॉलिटिकल आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी बेसिक नॉर्म्स हैं और प्रिंसिपल्स हैं, उनको एक्सेप्ट करते हैं, एग्री करते हैं कि आप उनको फॉलो करेंगे, तो आपको मिलती है पॉलिटिकल आइडेंटिटी। मॉरल आइडेंटिटी, इसका मतलब ये है कि आपके जीवन के कोई भी गोल हो, कोई भी एस्पिरेशन हो, आप विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उसको अचीव करेंगे। यानी कि आपको कुछ राइट्स दिए गए, मान लीजिए फंडामेंटल राइट्स दिए गए, तो कुछ लिमिटेशंस के साथ हैं। स्वतंत्रता का अधिकार है, तो ठीक है, आपको अधिकार मिला है, लेकिन लिमिटेशंस के साथ। तब तक आप स्वतंत्र हैं जब तक आप दूसरों की स्वतंत्रता में बाधा नहीं डालते। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सड़क पे चल रहे हैं, तो आप सड़क पे नियम और कानूनों को फॉलो करेंगे, और ऐसा नहीं है कि आप ओवर स्पीडिंग करें, आप सड़क पे स्टंट्स करें, तो वो अलाउड नहीं है। तो वो आपकी स्वतंत्रता के अधिकार की लिमिटेशन है। इसी तरह से कुछ फंडामेंटल वैल्यूज जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, उसका आप हनन नहीं कर सकते। वही आपके कर्तव्य दिए गए हैं, आपके फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, आप उनको फॉलो करेंगे और उनको कभी भी ट्रेसपास नहीं करेंगे। इसी तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। जो नहीं करना है उसको करेंगे तो पनिशेबल ऑफेंस होगा। तो ये बनेगा मॉरल आइडेंटिटी। नेशनल आइडेंटिटी क्या है? अगर हम भारत की बात करें, तो भारत के नागरिकों को सिटीजनशिप दी गई है, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। या हिंदू हैं, मुसलमान हैं, आप पिछड़ी जाति के हैं, मतलब कोई भेदभाव नहीं है, ना रिलीजन का ना जाति का, कोई भी। हालांकि कुछ कंट्रीज हैं, जैसे जर्मन का ले लीजिए, तो वहां पर क्या है कि जो बेसिकली जर्मन है, जिसका जन्म जर्मन में हुआ हो, उसके पुराने रूट्स जर्मन के हों, यानी नस्लवाद है, जो जर्मन नस्ल का हो, उसी को नेशनल आइडेंटिटी मिलती है। भारत में ऐसा नहीं है। तो डेमोक्रेटिक कंट्रीज प्रोटेक्ट बेसिक राइट्स ऑफ पीपल। अब संविधान बना लिया, उसके बाद संविधान को प्रभावी भी बनाना होता है। तो अगर आप कई देशों में देखेंगे कि मिलिट्री रूल है, तो वहां पर लोगों को पूछे बिना ही सब कुछ किया जाता है। लोगों को समर्थन उन्हें नहीं है, वो लोगों में लोकप्रिय भी नहीं है। लेकिन भारत, अमेरिका और साउथ अफ्रीका, यहाँ पर कई नेशनल मूवमेंट हुई, और जो हमारे नेता थे, वो लोगों में बहुत ज्यादा लोकप्रिय थे। समाज के सभी वर्गों को वो साथ लेकर चल रहे थे। नागरिकों का उन पर अटूट विश्वास था। समाज के विभिन्न वर्गों से सीधी वो बातचीत करते थे, और आम जनता उनका सम्मान करती थी, और उन पर अटूट विश्वास था। वे सारे समाज के लिए निष्पक्ष होकर संविधान बनाएंगे, ऐसा सभी समाज के लोगों को विश्वास था। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट है बैलेंस्ड डिजाइन। इसमें क्या किया गया कि फ्रेगमेंटेशन ऑफ पावर, मतलब कि आपने जो पावर है वो, क्योंकि लोकतंत्रीय सरकार बनाई है, तो पावर को बांट दिया है। किसमें? लेजिस्लेचर में, एग्जीक्यूटिव और न्यायपालिका। और ये इसलिए किया गया है कि अगर एक कोई संस्था ज्यादा पावरफुल हो जाए, तो उस पे
रुकावट की जा सके। इसको कहते हैं चेक्स एंड बैलेंसेस। इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी ना हो और बहुत ज़्यादा रिजिड भी ना हो। अगर बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा, लचीला होगा, तो जो बेसिक रूल्स हैं हो सकता है कि उनको फ्लाउट हो जाएं या वो उनकी कोई वैल्यू ना रहे। और अगर बहुत ज़्यादा कठोर होगा तो भी अगर समय के साथ अगर कानूनों को बदलना हो तो उनको बदलना मुश्किल होगा। तो इसलिए फ्रेगमेंटेशन ऑफ पावर रखी गई, यानी कि जो पावर है उसको बांट दिया गया ताकि कोई भी एक संस्था जो है या इंस्टीट्यूशन है वो ज़्यादा पावरफुल ना हो जाए। इसलिए चेक्स एंड बैलेंसेस को रखा गया। और कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा भी नहीं है जो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है या बहुत ज़्यादा रिजिड है। और सब्सटेंसिव प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का मूल प्रावधान। पीपल गो अलॉन्ग विद प्रोविजन of constitution when it ensures freedom and equality। तो लोग संविधान के साथ चलना पसंद करते हैं जब संविधान इंश्योर करता है उनकी फ्रीडम को और उनकी समानता को, यानी उनकी स्वतंत्रता और उनकी समानता को जब कॉन्स्टिट्यूशन स्वीकार करता है तो लोग उसके साथ चलने को तैयार हो जाते हैं। हाउ वॉज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना? तो कैबिनेट मिशन को ब्रिटेन ने भारत में संविधान बनाने के लिए सिफारिश के लिए भेजा। उसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की बात करी। तो इसकी पहली जो मीटिंग हुई वो 9 दिसंबर 1946 को हुई, अनडिवाइडेड इंडिया के लिए, यानी तब पाकिस्तान भी भारत में ही था। और जो सीट्स थी उसका एलोकेशन कैसे होना था? 10 लाख नागरिकों के पीछे एक कैंडिडेट चुना जाना था। और जो सीट्स थी वो डिस्ट्रीब्यूट हुई मुस्लिम में, सिक्स में और जनरल में। तो लेजिस्लेटिव असेंबली में जो चुनाव हुए वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से हुए, जबकि प्रिंसली स्टेट्स में वो कंसल्टेशन से हुए। तो अनडिवाइडेड इंडिया में, यानी जब पाकिस्तान भी था, तब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की टोटल सीट थी 292 लेजिस्लेटिव असेंबली में और 93 सीट्स थी प्रिंसली स्टेट्स में। लेकिन पाकिस्तान भारत से अलग हो गया, तब दोबारा से मीटिंग हुई 14 अगस्त 1947 को। तब हमारे जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो 299 थे। और इन्होंने बहुत लंबी चौड़ी बहस के बाद बहुत सारे इनके बीच में एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट होते रहे, बहस होती रही, लेकिन फिर भी उन्होंने आम सहमति बनी और कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया 26 नवंबर 1949 को। 24 जनवरी 1950 को 285 जो कैंडिडेट थे उन्होंने साइन कर दिए और फाइनली जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया 26 जनवरी 1950, जिसे हम रिपब्लिक डे के नाम से भी जानते हैं। हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने अनेक देशों के उन नियमों और प्रावधानों को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया जो हमारे देश के नागरिकों के हित में थे। तो उदाहरण के लिए हमने फंडामेंटल राइट्स लिए अमेरिका से, प्रीमेबल भी वहीं से लिया। फिर उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ये हमने लिया आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। और हमने ब्रिटेन से लिया पार्लियामेंट्री सिस्टम और सिंगल सिटीजनशिप। फेडरल स्ट्रक्चर जो ली हमने वो कनाडा से ली, यानी हमारे देश में एक जगह सेंटर काम करता है और अलग अलग स्टेट्स भी हैं और सबकी अलग अलग दोनों की पावर्स हैं। और फ्रांस से हमने लिया लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। इन सब को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया।